टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुकदमों के लाल आरोपों से घिरे गुरु देते हैं शिक्षा और धर्म का ज्ञान। संगम नगरी प्रयागराज के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुआर्ट्स वर्तमान कुलपति लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमों में वांछित रह चुके हैं और आज भी उनका इतना दबदबा है कि वे विश्वविद्यालय में कुलपति की कुर्सी पर आसीन हैं। आपको बता दें, शुआर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति और बिशप डॉक्टर आरबी लाल हमेशा विवादों में रहते हैं। सन 1998 से लेकर 2018 की बात करें तो बिशप आरबी लाल के खिलाफ लगभग 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज के नैनी सिविल लाइंस, मुट्ठीगंज सहित कई थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। महिला को गायब करने समेत गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ मुकदमे में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनका शिक्षण संस्थान में वो धमक है कि जेल से आने के बाद फिर से कुलपति के पद पर आसीन हो गए हैं। आरबी लाल यूसुफ दरबार चर्च के बिशप भी हैं। यूसुफ दरबार में प्रार्थना सभा को भी आयोजित करते हैं। साथ ही साथ वे शिक्षण संस्थान के कुलपति भी हैं, जहां उनके परिवार का दबदबा चलता है। डॉक्टर आरबी लाल के खिलाफ विश्वविद्यालय से संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी, सीबीआई और एसआईटी की कई मामले में जांच कर रही है। हालांकि अभी तक उन जांचों में कई फैसला नहीं आया है। शिक्षण भर्ती सहित एक्सिस बैंक घोटाला और ज़मीन घोटाले का भी आरोप लग चुका है, जिसकी अभी जांचें चल रही हैं। एक भाजपा नेता सहित कई लोगों ने आरबी लाल के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर चुके हैं। आखिर इन सब मामलों में कब आएगी तेज़ी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यूसुफ दरबार से जहां आरबी लाल लोगों को धर्म का ज्ञान भी देते रहते हैं। अर्थ है क्राइस्ट का मास। मास का मतलब है गैदरिंग, क्रिस्ट मस। क्राइस्ट का मतलब मसीहा, मसीहा के गैदरिंग, मसीहा का इकट्ठा होना, लोगों को मसीह का जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने वालों को क्रिसमस कहते हैं। और क्रिसमस एक मात्र परमेश्वर का संदेश है। ये कोई रिलीजियस त्यौहार नहीं है। इसको रिलीजियस त्यौहार के रूप में मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया मनुष्य बनाकर। स्वर्ग में जाके ज़िंदगी बिताएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जिस विचार को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में से प्राप्त किया है, वो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि सब मरकर स्वर्ग में जाए। परमेश्वर की इच्छा है वो पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य लाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी क्रिसमस ट्री। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में जहां आदिवासी युवा मंच ने एक प्रेस वार्ता की है, जहां प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवांशु कौल ने कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति से हटाकर जनजाति में शामिल किया जाए, जिसके लेकर वो लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो लखनऊ तक इसकी लड़ाई लड़ाई जाएगी। और ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आदिवासी युवा मंच के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ इलाहाबाद में प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कोल जात को जनजात में शामिल कराने के लिए जो हम लोगों का निरंतर संघर्ष चल रहा है, उसी मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कोल जात को अगर जनजात का दर्जा नहीं मिलता है तो ये आदिवासी युवा मंच सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और सड़कों पर अपने विशाल आक्रोश को व्यक्त करने का काम करेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज के लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर कोल समुदाय ने राजधानी दिल्ली में अपने समाज की आवाज़ को बुलंद किया है, उस दिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। अपनी बात को उन्होंने सांकेतिक धरना हम लोगों को चल रहा था और हम लोगों ने सांकेतिक धरना के तौर पर आप ये देखिए कि हमने राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और हम चाहते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल जन आंदोलन करने का काम करेंगे। परिचय बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी युवा मंच शिवांशु कौल। उत्तर प्रदेश का जो कोल बिरादरी है उसको जनजात में शामिल कराने के लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और ये कोल बिरादरी को जनजात में शामिल कराने के लिए अगर सरकार जल्द से जल्द इसमें कोई बड़ा फैसला करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे कि ये आदिवासी कोल बिरादरी सड़क से लेकर संसद तक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है और जल्द से जल्द हम लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पारसनाथ कौल, आदिवासी युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और फीस वृद्धि के मुद्दे पर 890 दिनों से जारी आंदोलन के दौरान रविवार दोपहर पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने बीते दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्डों द्वारा छात्रों पर किए गए हमले के बारे में बातचीत की और छात्रों को सलाह दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ने के लिए एक लीगल सेल का गठन करें। छात्रों ने उन्हें बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कराए हैं। ठाकुर ने कहा कि छात्र लीगल सेल बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और इस बार सिर्फ गार्डों को ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को भी नामजद कराए। अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है वह हम लोगों की निगाह में सीधे सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन का मनमानापन, उनकी हिटलरशाही, उनका बेतुकापन और उनकी बर्बरता है। छात्रों की मांग पूरी तरह जायज़ है। अधिकार सेना इसका पूर्ण समर्थन करती है। हमने पिछले बार भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ, एक तरफा ढंग से जिस प्रकार से लगभग ब्रिटिश युग की स्थितियों को याद कराते हुए यहाँ पर अतीव तानाशाही की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अधिकार सेना की यह मांग है कि तत्काल कुलपति महोदया को पद से च्युत किया जाए, छात्रों पर जो फर्जी मुकदमे हैं उनको हटाए जाएं और छात्रों द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उसमें सभी मुलजिमों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। इनकी जो वाजिब मांगे हैं, फीस वृद्धि वगैरह को वापस लेने सहित उन्हें तत्काल मांगा जाए। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन के बाद भारत में भी दस्तक दी है और ऐसे में सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बाद रेलवे ने भी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने की बात कही, जिसका रियलिटी चेक करने हमारी टीम प्रयागराज के रेलवे जंक्शन पर पहुंची, जहां रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रियलिटी चेक के दौरान व्यवस्थाएं अलग सी दिखाई दी। ना ही लोगों में कोरोना का खौफ था और ना ही चेहरे पे मास्क, ज़्यादातर लोग बिना मास्क के थे। ऐसे में जब उनसे बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं प्रयागराज जंक्शन से एक खास रिपोर्ट। ये जो है सरकार जितना भी गाइडलाइन किया है वो जनता की सुरक्षा के लिए किया है। लोग नहीं लगाए हैं, अच्छी बात नहीं है। ये आदेश का पालन करना चाहिए। कितना खतरा लग रहा है? नहीं, इससे जो है खतरा बढ़ेगा ही जनता की सुरक्षा के लिए। तो ये सरकार ने ये इसका गाइडलाइन का आदेश किया है कि सब लोग मास्क लगावें, नहीं लगाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नगरी प्रयागराज जहां भारत में कोरोना ने नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है, उसके बावजूद जहां बस अड्डे पर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और ऐसे में कोरोना खतरा फिर से बढ़ सकता है जब इस पर यहाँ इस तरह के हालात हैं और अभी भी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है, जबकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब इस पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रयागराज के आरएम मनोज कुमार त्रिवेदी से बात की गई तो उनका कहना था सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसका पालन कराया जाएगा और ऐसे में हो रही लापरवाही को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। जैसा भी सरकार की गाइडलाइन आएगी हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं और जान मान की सुरक्षा के लिए सभी की जिम्मेदारी बनती है, उसको उसी जिम्मेदारी के साथ, स्वीकारता के साथ प्रभावित करके उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। पूर्व में भी हम लोग इसके लिए पूरी व्यवस्था करते रहे तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल उसी ढंग से उसको क्रियान्वित किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां अक्सर मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में कई प्रकार की समस्या होती है। जी हां, आप ज़रूर सोच रहे होंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, जहां मौसम बदलने पर और ठंड के मौसम में इस प्रकार की समस्या मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को होती है। ऐसे में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का क्या कुछ कहना है मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों को लेकर कि किस तरह से धूप से उनको फ़ायदे पहुंचते हैं और किस तरह से उनको धूप लेनी चाहिए, आइए सुनाते हैं आप। सर्दी के मौसम में जो अंधेरा होता है वो कई बार देखा जाता है तो मानसिक बीमारियों जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देता है। अगर ऐसे मरीज जो धूप में अच्छे से निकलें और 1-2 घंटा वॉक करें तो काफ़ी हद तक उनको विटामिन डी जैसी आवश्यक न्यूट्रिशंस की भी पूर्ति होती है। साथ ही साथ
मानसिक बीमारियों से भी उनका बचाव होता है। इसी प्रकार से धूप एक तरीके की टैनिंग करके स्किन को भी हमारे मजबूती प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की स्किन से संबंधित बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। इसलिए धूप कम से कम 1 घंटे ज़रूर से ज़रूर, और सुबह जितनी अर्ली की धूप रहेगी, सुबह की जितनी धूप रहेगी वो उतनी ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है। तो ज़रूर से ज़रूर एक नियम बनाना चाहिए। हमारे योग प्रक्रिया में भी जो सूर्य नमस्कार करने की योग है वो बेसिकली इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि हम एक नियमित समय में सुबह के समय धूप लें, जिससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहे। और जहाँ तक बात न्यूट्रिशन की है, तो अच्छा न्यूट्रिशन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और फल ऐसे होते हैं जो हमारे मानसिक विकास को बहुत ज़रूरी रूप में मदद करते हैं। एक प्रकार का डाइट होता है जिसको मेडिटेरियन फूड कहते हैं। इसमें होल ग्रेन्स, फ्रूट्स वगैरह का समावेश ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उनको अनप्रोसेस्ड और नेचुरल ऑयल्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों के संग बैठक करने के बाद जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात की, जब उनसे पूछा गया, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है कि झूठे निवेश के दावों से विकास नहीं होगा, कागज़ पर बनी मोमबत्ती से उजाला नहीं होगा, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके ट्वीट का पलटवार किया है। साथ ही उनका कहना था इस पूरे मामले पर कि अखिलेश यादव जो ट्वीट करके ज्ञान दे रहे हैं वो समाजवादी को दें, भाजपा को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम ने अब अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है कि निवेश जो है झूठा है और इससे विकास नहीं होगा और कागज़ की मोमबत्ती से उजाला नहीं होगा। वो अपना ज्ञान सपा को दे, भाजपा को ना दे। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज मैदान में रा फाउंडेशन की ओर से जहां स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें हामिदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज, मजीदिया इंटर कॉलेज, शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज, दौलत हुसैन इंटर कॉलेज, गौस मेमोरियल गर्ल्स, यूनिटी पब्लिक स्कूल, इम्पैक्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, AM इंटर कॉलेज, सिकंदरा माइनॉरिटी स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर जीत हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हसन जैदी, नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर नाज फातिमा, मैनेजिंग डायरेक्टर अमित यादव के हाथों से मेडल, शील्ड, ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया गया। नाज मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल के मैनेजर सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार कार्यक्रम में नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम का कैंप भी लगाया गया, जिसमें प्रतिभागियों को मुफ्त इलाज के साथ प्रतिभागियों के चोटिल होने पर डॉक्टरों जमशेद अली, अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा त्वरित इलाज भी किया गया, मुफ्त दवाई भी दी गई। आप लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रा फाउंडेशन के सारे मेंबर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये सारे स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मेहनत करो और आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 85वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर जनपद प्रयागराज में आयोजित दीप उत्सव एवं 85वीं वर्षगांठ में संस्थापक सदस्य रहे नगर के सम्मानित श्री प्रेमचंद गुप्ता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामकृष्ण श्रीवास्तव के भाई माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। आज इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक अध्यक्ष राजीव कृष्ण श्रीवास्तव एवं जिला महिला अध्यक्ष जूही जायसवाल ने दीप जलाकर इस दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रयागराज के चौक के स्थित ऐतिहासिक नीम के पेड़ पर 111 दीप दान कर जिला एवं नगर के समस्त पदाधिकारियों के साथ करते हुए सदस्य उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सफलतम 50 वर्ष पूर्ण होने की अवसर पर हम सारे इलाहाबाद वासी, हम सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर दीपोत्सव के लिए, और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे संस्थापक सदस्यों को, और एक छोटा सा सम्मान जो हम दे सकते थे वो हमारे संस्थापक सदस्य के परिवार को आज हम देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल
सिर्फ एक संस्था ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह काम करता है। महिला पुरुष सारे आज एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं एक छोटे से कार्यक्रम में। जिस तरह आज सबने इकट्ठे होकर अपनी भागीदारी निभाई है, बिल्कुल ये साबित करता है कि ये संगठन न सिर्फ व्यापार से मतलब रखता है बल्कि लोगों के, अपने व्यापारियों के परिवार की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके व्यापार की सुरक्षा ये भी देखता है। हमें गर्व है कि हम सभी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य हैं। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का 50 वर्ष पूर्ण कर 51वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए हम लोग भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के रूप में स्थापित हुए, जो संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 28 राज्यों में स्थापित है, जिसका स्वर्ण वर्ष हम लोग मना रहे हैं। और ये वर्ष आज 24 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1923 तक लगातार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।